हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार आप सभी का। एक बहुत ही अगला स्पेशल टेस्ट पेपर जिसकी पीडीएफ कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी। प्लीज टेलीग्राम चैनल पर शेयर करिए पीडीएफ को। टेस्ट फोर्थ होने वाला है आज। इसकी पीडीएफ कॉपी आपको लगभग 2 घंटे पहले ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई थी। पहले आपको टेलीग्राम से पीडीएफ से पेपर को लगाना है, फिर अपना स्कोर चेक करना है कि स्कोर कितना आने वाला है। मॉक टेस्ट फोर्थ होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। 18 अक्टूबर हमारा टारगेट है। 18 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। और कितने मार्क्स आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं प्लीज आपको ये बताना जरूरी है। 3 मॉक टेस्ट मैं करा चुका हूं। इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है सर। प्लेलिस्ट का लिंक भी प्लीज उस पर डाल दीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक भी उस पर डाल दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। ये पहला क्वेश्चन है सर स्क्रीन पर आपके सामने। फटाफट से बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट मॉक टेस्ट है भाई। ऐसे 100 मॉक टेस्ट कराऊंगा पेपर तक 18 अक्टूबर तक। ये मत सोचिएगा कि ये मैं वैसे ही बोल रहा हूं, कुछ भी हो जाए मुझे 3 3 पेपर क्यों न कराने पड़े। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मॉक टेस्ट पेपर चलेंगे बहुत दमदार तरीके से। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन आपको निकालना है और फेज सेकंड के लिए सुधीर डिफेंस एकेडमी आ जाना है। 239 बच्चे इस बार आए थे और 207 बच्चे यहां से बेटा फेज सेकंड क्लियर करके गए। ये बात आपको शायद पता होनी चाहिए। स्मोकिंग इज अनडाउटेडली वेरी इंजूरियस फॉर हेल्थ। फटाफट बताइए। 30 सेकंड का समय आप सभी के लिए। 30 सेकंड का समय मैं दे रहा हूं, आंसर मुझे बताइए बिल्कुल सही सही। और फाइनल जब पेपर होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर लिखा करें। मुझे एक आइडिया हो जाता है कि तैयारी का लेवल क्या चल रहा है। प्लीज इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए। स्मोकिंग इज अनडाउटेडली वेरी इंजूरियस। स्मोकिंग इज अनडाउटेडली वेरी इंजूरियस। पढ़ने वाले बच्चों ने तो आंसर निकाल दिया होगा फॉर हेल्थ। पढ़ने वाले बच्चों ने आंसर निकाल दिया होगा। यहां तक कोई गलती दिख नहीं रही है। स्मोकिंग इज अनडाउटेडली वेरी इंजूरियस। इंजूरियस एक एडजेक्टिव है। इंजूरियस एक एडजेक्टिव है। और इंजूरियस के साथ आने वाला फिक्स्ड प्रीपोजिशन लिख लीजिए, हमेशा टू होगा। इंजूरियस के साथ आने वाला फिक्स प्रीपोजिशन टू होगा। यहां पर फोर दिया गया है, फोर नहीं आ सकता और यही गलती है। फोर नहीं आ सकता और यही गलती है। तो किस पार्ट में गलती हुई फटाफट से बताइए। सी पार्ट में गलती है। किस पार्ट में गलती है? सी पार्ट में गलती है। इंजूरियस के साथ आने वाला फिक्स प्रीपोजिशन नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 मॉक टेस्ट कराऊंगा और आपको उसमें से जानकर आश्चर्य होगा, पता चलेगा सेम 15 से 18 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं जो मैं सॉल्व करा रहा हूं वो लिख लिया करें। इंजूरियस एक एडजेक्टिव, इसके साथ आने वाला फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू होगा, याद रखिए। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसलिए सेकंड क्वेश्चन पर चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन पर चल रहे हैं भाई, फटाफट। ज्यादा समय नहीं लगाएंगे जिससे बोरियत नहीं आनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। बहुत अच्छा क्वेश्चन। बहुत कम बच्चे इसको कर पाएंगे। द मैन, वो व्यक्ति, पता नहीं क्वेश्चन आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, इज अ प्रोमिनेंट, वो एक बहुत बड़ा चेहरा है, प्रोमिनेंट फिगर है इन द बिजनेस सर्कल। जो हमारी बिजनेस इंडस्ट्री है उसका एक बहुत बड़ा चेहरा है। वो आदमी कौन सा आदमी? जो आजकल जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या जो आजकल चर्चा में है। क्या आंसर होगा? क्या प्रिपोजिशन लगेगा? क्या ये फिक्स प्रिपोजिशन है या क्या कोई कंसेप्ट है? जल्दी बताइए फटाफट से। वो व्यक्ति जिसके बारे में आजकल बातें हो रही हैं, यदि मैं अर्थ करूं ऐसा निकल रहा है, वो एक बहुत बड़ा चेहरा है, बिजनेस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चेहरा है। मतलब उसे सब लोग जानते हैं, बिजनेस इंडस्ट्री में उस बड़ा नाम है। कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ेंगे वो तुक्के लगाएंगे, द मैन ऑफ क्वेश्चन, कुछ कहेंगे मैन एट क्वेश्चन, कुछ कहेंगे मैन फॉर क्वेश्चन। अरे भाई गांठ बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए। जिस पूरा एक फ्रेज है लिख लीजिए, द मैन इन क्वेश्चन। अरे इसे लिख लीजिए, फिक्स है भाई, आप ये समझ लीजिएगा। मोटी भाषा में समझा देता हूं, ये बिल्कुल फिक्स है, लिख लो। इसका मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके बारे में चर्चा हो रही है, बातें हो रही हैं। वो व्यक्ति जिसके बारे में चर्चा हो रही है या बातें हो रही हैं, उसे हम कहते हैं द मैन इन क्वेश्चन। वो व्यक्ति जो अभी चर्चा में है,
वो व्यक्ति जो अभी चर्चा में है, जिसके बारे में बातें हो रही हैं, वो होता है द मैन इन क्वेश्चन। मतलब ये फिक्स है क्या सर? ये बिल्कुल फिक्स है, कभी आ जाए क्वेश्चन और मैन, इसके बीच में आने वाला प्रिपोजिशन इन होगा 100%। क्या होगा? आने वाला प्रिपोजिशन 100% क्या होगा? जल्दी बताओ। 100% इन होगा। क्या होगा? 100% इन। इसका मतलब होता है द मैन इन क्वेश्चन का मतलब होता है कि सर मैन इन क्वेश्चन मतलब वो व्यक्ति जिसके बारे में आजकल बहुत सारे सवालात हो रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, उससे कहते हैं द मैन इन क्वेश्चन। द मैन इन क्वेश्चन, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, जैसे हम बोलते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स, रीड बिटवीन द लाइंस, इसी तरह द मैन इन क्वेश्चन। लिख लीजिए, ये चीजें लिखने वाली हैं भाई, इसलिए डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। कुछ बच्चों की शिकायत होगी कि सुधीर सर ज्यादा तेज पढ़ा रहे हैं। नहीं भाई, तेज नहीं है ये, लेकिन बहुत ज्यादा हम खींच नहीं सकते। उसका घर, हाउस इज टू माइन, मेरे घर से क्या है? तुलना हो रही है। पजेसिव एडजेक्टिव, हिज, नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, दोबारा नाउन नहीं आएगी, इसलिए प्रोनाउन लगा दिया गया, पजेसिव प्रोनाउन। माइन क्या है? माइन इंग्लिश में पता होना चाहिए, माइन इंग्लिश में पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन है, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इसमें गलती नहीं है। ये पजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि ऑलरेडी नाउन आ चुकी है, दोबारा से नाउन नहीं आएगी, इसलिए माई प्लस के नाउन बराबर माइन। हिज यहां पे आ चुका पजेसिव एडजेक्टिव। उसका घर इज टू माइन, टू माइन मेरे से, टू आ रहा है, टू ने बहुत बड़ा रोल प्ले। नियरेस्ट टू माइन, नियरेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, और नियरेस्ट से पहले द आना चाहिए था। नियरेस्ट से पहले द आना चाहिए था, समझना मैं क्या कह रहा हूं, नियरेस्ट से पहले द आना चाहिए था। हिज हाउस इज नियरेस्ट टू माइन, तो नियरेस्ट होगा नहीं क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, द आएगा और नियरेस्ट के साथ टू का प्रयोग होगा नहीं। हिज हाउस इज लास्ट टू माइन, लास्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है लेट की, ठीक है ना। लास्ट लिटिल की सुपरलेटिव डिग्री है और इसलिए ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब टू किसके साथ आता है? नेक्स्ट टू, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, लेट की लेटेस्ट, इसलिए इसका भी कोई सेंस नहीं। लेटेस्ट माने अभी अभी। उसका घर इज लेटेस्ट टू माइन, लेटेस्ट हो नहीं सकता, अर्थ चेंज हो जाएगा। लेटेस्ट माने होता है अभी अभी, ताजा ताजा, कोई नई चीज, बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल रिसेंट, इसलिए हो जाएगा उसका घर कहां पे? हिज हाउस इज नेक्स्ट टू माइन। नेक्स्ट के साथ आने वाला फिक्स प्रीपोजिशन प्लीज लिख लीजिए। नेक्स्ट के साथ आने वाला फिक्स प्रीपोजिशन टू, नेक्स्ट के साथ आने वाला फिक्स प्रीपोजिशन टू, नेक्स्ट टू लिख लीजिए प्लीज इसको। लास्ट टू माइन, लास्ट के साथ वैसे भी कभी टू नहीं आता, लास्ट के साथ टू नहीं आ सकता। नियरेस्ट और लेटेस्ट, और ये तीन दोनों सुपरलेटिव डिग्री हैं, जिसका कि सेंस बिल्कुल अलग हो जाएगा। और इसीलिए कुछ बच्चे कहेंगे सर नियरेस्ट तो आ सकता है, हिज हाउस इज नियरेस्ट टू माइन। अरे नियर टू हो सकता था, नियर चल जाएगा, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा, यहाँ कंपैरिजन है, या फिर यहाँ पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आ सकता है, ना कि सुपरलेटिव डिग्री का, और इसलिए नियरेस्ट कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। सो नेक्स्ट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं भैया। चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। मुझे सबके मार्क्स चाहिए, कितने मार्क्स आ रहे हैं, नहीं तो पेपर सीरीज बंद हो जाएगी। थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, अभी कराया था मैंने पहले पेपर में। अरे भैया एक लेखक हुए हैं, एक इंग्लिश के पोइट हुए हैं, जॉन कीट्स। इंग्लिश के पोइट हुए हैं, तभी तो मैं कहता हूं इन चीजों को लिख लिया करो। आप लिखते नहीं। जॉन कीट्स ने कहा था, जॉन कीट्स की लाइन है, उसने कहा था, प्रोवर्ब की तरह कहा था कि सुंदरता की चीजों से खुशी मिलती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये बिल्कुल फिक्स है, नोट डाउन कर लो कॉपी में भैया, आंख बंद करके क्या लगाना है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जो बिना पढ़े लिखे कर रहे हैं वो दा कहेंगे, सर दा थिंग नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन दा आएगी। अरे भाई फिक्स है बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूं, लिख लिया करो। ये जॉन कीट्स ने बोला था, इंग्लिश के एक बहुत बड़े पोइट हुए हैं, बहुत बड़े कवि हुए, उन्होंने कहा था द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। सुंदरता की चीजों से दा नहीं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, सुंदरता की चीजों से हमेशा खुशी मिलती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, सुंदरता की चीजों से हमेशा खुशी मिलती है। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। आइडेंटिफाई, पांचवा क्वेश्चन में पूरा रिप्लेस करना है, ठीक है ना। अ डाइवर्सिटी ब्रिंग इन द बेस्ट, सपोज करना, क्या कह रहा हूं मैं, बहुत सिंपल है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ये, कहां इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जाए सेंटेंस में? एडवर्सिटी है ये, एडवर्सिटीज ब्रिंग, ब्रिंग इन द बेस्ट एंड वर्स्ट।
पहले तो यहां से एक गलती पता चल गई यार, ये सुपरलेटिव डिग्री और इससे पहले द आ रहा है, तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री है बैड की, इससे पहले भी द आना चाहिए। एंड से कभी भी दो एडजेक्टिव जुड़े होंगे वो सेम डिग्री में होंगे। ये वो दोनों पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं तो पॉजिटिव डिग्री आएंगी, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है तो कंपैरेटिव डिग्री, और ये सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। लेकिन दोनों से पहले द आएगा, क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। पहले तो ये गलती पता चल गई यार, बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, गुड की सुपरलेटिव डिग्री है यार बेस्ट, उससे पहले द आ रहा है, तो बैड की सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट, इससे पहले भी द आएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ये तो होना ही है, पहले देख लो कहां हो रहा है। बेस्ट एंड वर्स्ट, द बेस्ट एंड द वर्स्ट, बिल्कुल सही है, द बेस्ट एंड वर्स्ट, ये क्लियर यहीं से पता चल गया। यहां दा नहीं है, यहां पे दोनों से पहले दा नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत, और ये क्लियर हो गया, द बेस्ट एंड द वर्स्ट। लेकिन एक चीज और है, ब्रिंग इन किसे कहते हैं? ब्रिंग इन का मतलब होता है किसी चीज को समाहित होना, ब्रिंग आउट का मतलब है पता लगना। एडवर्सिटीज, विपत्तियों से पता चलता है कि सबसे अच्छा और सबसे बुरा डिफरेंट ह्यूमन हमारा कौन है, सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बुरा आदमी हमारी जिंदगी में कौन है। ये किससे पता चलता है? ये विपत्तियों से, बुरे समय से पता चलता है। एडवर्सिटीज, बुरा समय हमें ये बताता है। ब्रिंग आउट का मतलब पता लगना, रिवील होना। ब्रिंग इन नहीं होता, वो ब्रिंग आउट होता है, ब्रिंग इन नहीं होता, ब्रिंग आउट होता है। इसलिए बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं भाई, छठवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, छठवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। चूज वन वर्ड फ्रॉम द चॉइस, वन वर्ड बताओ भाई फटाफट से, जल्दी आपका समय दिया गया, वन वर्ड बताइए फटाफट से भाई, जल्दी वन वर्ड बताइए जल्दी फटाफट से, जल्दी बताइए फटाफट से भाई, वन वर्ड। मैं इनके मीनिंग बता देता हूँ। हार्ड का मतलब होता है, आपको पता है, ठोस, ठीक है ना, हार्ड माने ठोस या कठोर, ये बात पता होगी। हार्ड का मतलब हो गया सॉलिड, ठीक है ना, ये सॉलिड हो गया, ठीक है। आगे हॉर्स का मतलब क्या होता है बताइए भाई, हॉर्स का मतलब जिनको नहीं पता है लिख लीजिए फटाफट से। हॉर्स का मतलब होता है बेसुरा, ट्यूनलेस, बेसुरा, ठीक है ना, बेसुरा जिसका सुर नहीं है, ट्यूनलेस, ठीक है, ट्यूनलेस, बेसुरा, बिना सुर वाला, सुर नहीं है जिसकी आवाज अच्छी नहीं है। रिजिड किसे कहते हैं? रिजिड का मतलब तो आपको पता होगा, बहुत ही डिटरमाइंड, दृढ़, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा सख्त, फॉर्म, बहुत ही ज्यादा सख्त, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, फॉर्म पार्टिकल्स। और रिगोर किसे कहते हैं? राइगोर किसे कहते हैं? फटाफट से बताइए भाई। राइगोर का मतलब तो आपको पता होगा, हम बोलते हैं सावधान हो जाना, ठीक है ना, सावधानी, केयरफुलनेस, 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 उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है रिगोरनेस, रिग्योरनेस, ठीक है ना, रिगरनेश, उसको बोला जाता है सावधानी, रिग्योर हो जाना, सावधान हो जाना, अलर्ट हो जाना, ठीक है ना, क्या हो जाना? अलर्ट हो जाना, उसको बोला जाता है रिग्योर या अलर्ट, ठीक है ना। अब बताना है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू बेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी चीज जिसको बेंड करना डिफिकल्ट हो, जिसको मतलब मोड़ना, जिसको ताना, तानना, आई मीन तन्यता, जिसको ताना नहीं जा सके, जिसको खींचा मोड़ा नहीं जा सके, उसे एक वर्ड में क्या बोलेंगे? हार्ड बोलेंगे, हॉर्स बोलेंगे, रिजिड बोलेंगे, रिगर बोलेंगे। ये बचपन से पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। ऐसी बॉडीज जिनको हम बेंड नहीं कर सकते, रबर की तरह जिनको फ्लेक्सिबल नहीं है, जिनको जैसे ही बेंड करेंगे वो टूट जाएंगी, उनको रिजिड बॉडी कहा जाता है। उनको फिजिक्स की भाषा में क्या कहा जाता है? रिजिड बॉडी कहा जाता है भाई, रिजिड पार्टिकल्स कहा जाता है। ऐसे बॉडीज, ऐसे मटेरियल्स जो कि विच इज अनेबल टू बेंड, जिनको बेंड नहीं किया जा सकता, जिनको मोड़ा नहीं जा सकता, जिनको बेंड नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहा जाता है? रिजिड पार्टिकल्स और रिजिड बॉडीज कहा जाता है। इसलिए रिजिड इज द राइट आंसर। हार्ड नहीं होगा। हॉर्स का मतलब होता है बेसरा, ट्यूनलेस, और रिगोर का मतलब होता है सावधान या सतर्क होता है, सावधान या। छठवें का सही आंसर सी। सातवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, सातवां क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आना ही है एक्टिव एंड पैसिव बॉयज का भाई, एक क्वेश्चन आना ही है एक्टिव एंड पैसिव बॉयज का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव पूछा गया भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव में जान लीजिए, कंटिन्यूअस के पैसिव में बीइंग आनी ही है, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग आनी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है।
वी आर लिविंग अ हार्ड लाइफ। वी एक सब्जेक्ट है, हार्ड लाइफ एक ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है भाई, क्या लग जाएगा जल्दी बताओ पैसिव में? पैसिव क्या बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही बनेगा, बस बीइंग लग जाएगा। आंसर क्या होगा जल्दी बताइए? आंसर क्या होगा सातवें क्वेश्चन का? जल्दी बताओ भाई, आंसर क्या होगा सातवें क्वेश्चन का? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। हार्ड लाइफ सिंगुलर है इसलिए इज लगा दिया जाएगा। कंटिन्यूअस टेंसेस के पैसिव में बीइंग लगा दिया जाता है। लिव की थर्ड फॉर्म लिव्ड लगा दी जाएगी और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ वाज हो गई है। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ आर हो गई है, वी को चेंज नहीं किया है, फिर यहाँ से फिर वाज हो गया। अब डायरेक्टली इनको काट सकते हैं। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। वी आर लिविंग अ हार्ड लाइफ। We are living a hard life. A hard life is being lived by us. आठवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। आठवां क्वेश्चन, एनकाउंटर्ड का अपोजिट बताना है भाई। एंटोनिम्स माने होता है अपोजिट। एनकाउंटर्ड का अपोजिट बताइए फटाफट से जल्दी। एनकाउंटर तो पता होगा, किसी का सामना करना। मैं हिंट दे देता हूं, किसी का सामना करना, सामना। फेस करना किसी को कहते हैं ना, सर मैंने एनकाउंटर किया है। मुठभेड़ करना, एनकाउंटर सुना होगा आपने। किसी को फेस करना, किसी का मुकाबला करना, उसे एनकाउंटर कहते हैं। किसी का मुकाबला करना उसे एनकाउंटर कहते हैं। एनकाउंटर्ड। इसका अपोजिट बताना। एनकाउंटर कहते हैं तुम जिसे, मतलब कहीं जा रहे हो, तुम्हारा किसी से सामना हो गया है, मतलब तुम बच नहीं सकते। इसका अपोजिट होना चाहिए जिससे बचा जा सके। तो एनकाउंटर मतलब आमना सामना, बिल्कुल बिल्कुल आमने सामना। बिल्कुल क्या? आमना सामना। आमना सामना होना, आमना सामना होना। तुम किसी से मतलब बच नहीं सकते, आमना सामना होके ही रहेगा, कुछ भी हो जाए चाहे। एनकाउंटर्ड का अपोजिट पूछा गया है, बताओ जल्दी। अवॉइडेड, जिससे बचा जा सके, आंसर हो सकता है। बचकर निकल जाना, फेस्ड माने मुकाबला करना, ये होगा नहीं क्योंकि इसका सिनोनिम्स हो गया। ओवरकम माने जीत लेना, किसी पर विजय पा लेना। किसी पर विजय पा लेना, किसी को डिफीट कर देना, उसे क्या कहते हैं? ओवरकम कहते हैं। ओवरकम होगा नहीं। किसी को जीत लेना, किसी को विजय पा लेना, किसी को हरा देना, उसे कहते हैं ओवरकम। फेस्ड माने किसी का मुकाबला करना, ये होगा नहीं। एनरिस्ट किसे कहते हैं जल्दी बताओ? रिच माने धनवान होना, और एनरिस्ट का मतलब क्या होता है भाई? एनरिस्ट का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ? अरे समृद्धशाली, जो संपन्न है उसी को एनरिस्ट कहा जाता है। अफ्लुएंट, संपन्नशाली, प्रॉस्परस। संपन्नशाली को क्या कहा जाता है? प्रॉस्परस। प्रो प्रॉस्परस, ROUS। PROSPER, प्रॉस्पेरिटी है जिसके पास, पर्सन हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्परस, उसे एनरिच कहा जाएगा। ये हो नहीं सकता भैया। जिससे बच के नहीं जा सकें, आमना सामना होगा, उसे एनकाउंटर्ड कहेंगे। और जिसे बचकर जा सकें उसे अवॉइडेड कहेंगे। जिसे बचा जा सके, जिसे इग्नोर किया जा सके। ए इज द राइट आंसर। एंटोनिम्स पूछा गया, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ओवरकम माने जीत लेना। अगला क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी के सामने। नौवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी के सामने। हार्बिंगर, हार्बिंगर इसका सिनोनिम्स बताना है, समानार्थी बताना है भाई। समानार्थी सिनोनिम्स बताना है। हार्बिंगर का समानार्थी बताना है, सिनोनिम्स बताना है। जल्दी बताइए फटाफट से। हार्बिंगर का समानार्थी बताना है, सिनोनिम्स बताना है, ठीक है ना? देखो, हार्बिंगर कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो सूचना देते हैं, ठीक है ना? जो कौन होते हैं? जो सूचना वाहक होते हैं, इंफॉर्मेशन देने वाले सूचना वाहक होते हैं। हार्बिंगर उन्हें बोला जाता है, ठीक है ना? अब दूसरी भाषा में इनको कह सकते हो संदेश वाहक भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? दूसरी भाषा में इनको संदेश वाहक भी कह सकते हो। एक संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, सूचना प्रदान करना, उन्हें हार्बिंजर कहा जाता है। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? लेकिन तुम सब इसका आंसर लगाओगे मैसेंजर। तुम सब इसका आंसर लगाओगे मैसेंजर, तुरंत आंख बंद करके आंसर लगाओगे मैसेंजर। लेकिन मैसेंजर हो सकता था, लेकिन इसमें एक और अच्छा आंसर दिया गया इसी का। एक और अच्छा आंसर दिया गया इसी का। हार्बिंगर केवल वो व्यक्ति नहीं है जो सूचना दे रहा है, पहले से ही जो पता लगा ले, पहले पहले से ही जिसको क्या हो जाए, सूचना का पूर्वाभास हो जाए। पूर्वाभास, पूर्वाभास हो जाए, पहले से ही सूचना पहले ही पता चल जाए, लीक हो जाए, उसको क्या कहा जाता है? उसको हार्बिंगर कहा जाता है। इसलिए तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। फोर रनर इज द राइट आंसर।
फोर रनर इज द राइट आंसर। पायलट हो नहीं सकता, जहाज के चालक को हम पायलट बोलते हैं। स्टीवर्ड कौन होता है? जो वेटर है, जो वेटर है खाना खिलाने वाले लोगों को, ठीक है ना, वेटर को स्टीवर्ड कहते हैं। जब आप एमआर से जाते हो तो स्टीवर्ड एक पोस्ट का नाम होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। आप अटेंडेंट होते हैं, उन्हें स्टीवर्ड कहते हैं। कोई भी खाना वगैरह अटेंड करते हैं ऑफिसर, अटेंडेंट बोलते हैं इनको, उन्हें स्टीवर्ड कहा जाता है, ठीक है ना। स्टीवर्ड का मतलब है। तो मैसेंजर ना लगा के प्लीज आंसर होगा फॉरेनर, जो पहले से चीजों का पता लगा लें, पहले से सूचना को लीक कर लें। मतलब सर ये लोग पहले ही क्या कर लेते हैं, आभास कर लेते हैं, पूर्वानुमान कर लेते हैं, उन्हें हार्बिंगर कहा जाता है। और इसलिए इसका आंसर फोर रनर इज द राइट आंसर होगा, ना कि मैसेंजर होगा। यार ये नहीं होता तब जाके हम मैसेंजर लगाते, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? नाइन्थ का सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। हार्ड वर्क इज द की, हार्ड वर्क इज द की। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, प्लीज कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ कंफ्यूजन है कि सर कई जगह किताब में मैंने यहाँ पे ऑफ देखा है, यहाँ ऑफ भी दिया गया है और टू देखा है, दोनों ही प्रीपोजिशन आते हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी बताइए। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस या की टू सक्सेस? गांठ बांध लीजिए यहाँ, या सेम ये एग्जाम्पल आ जाता है, कई बार पूछा गया है। आपको आंख बंद करके टू लगाना है, आंख बंद करके क्या लगाना है, टू लगाना है। फिजिकल सेंस में हम ऑफ लगाएंगे, ताले की चाबी है तब हम ऑफ लगाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट सेंस में हमेशा टू लगेगा, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में हमेशा टू लगेगा। ये मेहनत ही सफलता की कुंजी है, मेहनत कोई चाबी नहीं है, बस उसको नाम दे दिया गया है चाबी का, रियल चाबी नहीं है। यदि रियल चाबी होगी, रियल ताले की चाबी होती तो हम ऑफ लगाते। जैसे मैं एक ताला दिखाऊं, मैं कहूं ये इसकी चाबी है, सो दिस इज द की ऑफ दिस लॉक, तब मैं यहां ऑफ कहता। बाकी एब्स्ट्रैक्ट सेंस में हमेशा की के साथ टू का प्रयोग होगा। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। प्लीज इस पूरे एग्जाम्पल को कॉपी में एक बार जरूर लिखना, ऐसे क्वेश्चन सेम रिपीट हो जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूं तुम लोग यही गलती कर जाते हो बस केवल, ठीक है। हमेशा टू का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। 11वां क्वेश्चन, थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं क्वेश्चन को, बहुत एक क्वेश्चन आना ही है। 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, फटाफट से बताओ भाई। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक क्वेश्चन आपको 100% आना ही है। अशोका सेड सुभाष हैड ऑलरेडी गॉन टू द बैंक, सुभाष ऑलरेडी बैंक जा चुका था, ये अशोका ने बात कही। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ मत देखिए ऑप्शन से हो जाएगा, कुछ मत देखिए ऑप्शन से हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा बताइए? क्या कोई चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट के इनडायरेक्ट में कोई चेंज होता है क्या भाई? अशोका सेड सेम रहेगा सब में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के दैट लगा दिया जाएगा, सब में दैट लगा हुआ है, सब में सुभाष लगा हुआ है, और सब में यहाँ हैज। अरे हेड का हैज कभी हो नहीं सकता, ऑप्शन हट गया। हेड का वेंट कभी हो नहीं सकता, ऑप्शन हट गया। और हेड का क्या होता है भाई, जल्दी बताओ, हेड बीन होगा कि नहीं होगा? कितने लोग कह रहे हैं कि हेड होगा हेड का, कि हेड बीन होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए फटाफट से भाई, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता भाई। याद रखना, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेड आ रही है, पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट का इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट ही बनता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, हेड भी नहीं लगाई जाएगी, ये तो पैसे में लगाई जाती है, और इसलिए यहां सेम रहेगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अशोका सेड दैट सुभाष हैड ऑलरेडी गॉन टू द बैंक, बिल्कुल सही आंसर है, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। भाई अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। आइडम्स एंड फ्रेजेस, मोस्ट इंपोर्टेंट। अंडरलाइन पार्ट का मीनिंग बताना है, जो कि एक आइडम्स एंड फ्रेजेस है। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडम्स एंड फ्रेजेस। एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं जो अंडरलाइन है। योर रिपोर्ट ऑफ द मैटर, इस मैटर की जो रिपोर्ट है आपकी, इज ऑल मून साइन हो गई है, इज ऑल मून साइन, इसका अर्थ बताना है। इज ऑल मून साइन, इसका अर्थ बताना है, जल्दी बताइए क्या है, जल्दी बताइए फटाफट से भाई। इज ऑल मून साइन, तुम्हारा जो ये मामला है उसकी जो रिपोर्ट देखने से ऐसा पता चल रहा है कि ये ऑल मून साइन है। अच्छा क्वेश्चन है। फेमिलियर के मीनिंग बता देता हूं। फेमिलियर माने परिचित, फेमिलियर माने होता है परिचित, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं, वेल नोन।
ये लिख लिया करो प्लीज। इसको बोलते हैं वेल नोन। सर आवाज आ रही, देख लीजिए। एक्सेप्टेबल, जिसको स्वीकार किया जा सके। एक्नोलेजेबल, ACKNOWLEDGABLE, एक्नोलेजिएबल। कॉनकोटेड माने होता है जिसमें सच्चाई ना हो, मनगढ़ंत, मनगढ़ंत, ठीक है ना। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, नॉट ट्रू, जिसमें सच्चाई ना। और एक्सीलेंट माने होता है श्रेष्ठतम, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा, ठीक है ना। कोई चीज उत्तम क्वालिटी की, उसे कहा जाता है एक्सीलेंट। तुम्हारे जो मामला तुम लेके आए हो मेरे पास, उसकी जो तुमने रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट को देखने से ऐसा लग रहा है जो ऑल मून साइन है। मून साइन, मून माने चंद्रमा, साइन माने उसका चमकना। चंद्रमा का चमकना सच बताओ क्या होता है? अपनी वजह से होता है। चंद्रमा की जो चमक होती है वो अपनी वजह से होती है कि सूरज की वजह से। लोगों को ऐसा लगता है कि चंद्रमा चमक रहा है, लेकिन वो सूरज के प्रकाश से चमकता है। तो सच बताओ इसका खुद का प्रकाश है कि नहीं है? बिल्कुल गलत चीज है। जो लोग सोचते हैं वो बिल्कुल गलत है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो सूरज के प्रकाश से चमकता है। और इस यहीं से अर्थ पता चल जाएगा ऑल मून साइन का मतलब। ये बताइए आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है कि कॉनकोटेड है? कॉनकॉक्टेड है, बताइए कैसी है? पूरी तरह से झूठ है, मनगढ़ंत है, खुद बनाई हुई है, कोई सच्चाई नहीं है। पूरी तरह से मनगढ़ंत है, झूठ है, खुद बनाई गई है, इसलिए कॉनकॉक्टेड नहीं है। कॉनकॉक्टेड है, कंकक्टेड है मतलब मनगढ़ंत है। पूरी जो तुमने रिपोर्ट बनाई है अपने मामले की, पूरी तरह मनगढ़ंत है, कोई सच्चाई इसमें नहीं है। कितना अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, जल्दी बताइए फटाफट से। 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 शब्द दिए गए हैं, किसी एक शब्द की स्पेलिंग गलत है, जल्दी बताइए फटाफट से। किसी एक शब्द की स्पेलिंग गलत है, 4 शब्द दिए गए हैं। किसी एक शब्द की स्पेलिंग गलत है, 4 शब्द दिए गए हैं। फुलफिल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। स्किलफुल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ऑलरेडी की स्पेलिंग गलत है, यही आंसर हो जाएगा। और डाइनिंग की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। डाइनिंग, डाइनिंग टेबल होती है। डिनर, डिनर की जो टेबल है जहां हम शाम को खाना खाते हैं, उसे डाइनिंग कहा जाता है। डाइनिंग रूम होता है जहां खाना खाया जाता है। ऑलरेडी में केवल एक एल आएगा, READY, याद रखिएगा। ये ऑलरेडी की सही स्पेलिंग है, ALREADY। इसने पूछा गया बताइए, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी एक की स्पेलिंग गलत है? ऑलरेडी की स्पेलिंग गलत है। स्किलफुल की बिल्कुल सही है, फुलफिल की बिल्कुल सही है, गलती मत कर देना। FULL जब आता है, जब FIL ना आए। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर FULL और FIL होती है, ये बेवकूफ़ी कर रहे हो आप। FULL होता है कब? जब ये अकेला होता है। लेकिन जैसे ही इसमें FIL जुड़ जाता है तो फिर ये केवल एक एल रह जाता है। इसी तरह स्किलफुल होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा जल्दी बताओ? सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। 14वां क्वेश्चन, मुंबई इज सिचुएटेड। मुंबई भाई कहां सिचुएटेड है जल्दी बताओ? समुद्र के किनारे। तो समुद्र के किनारे को क्या कहा जाता है? सी केस कहोगे क्या? केस माने तो मामला होता है, नहीं। सी कॉस्ट माने क्या कहोगे? कॉस्ट माने तो मूल्य होता है, सी कॉस्ट थोड़ी कहोगे। अरे समुद्री किनारे को कोस्ट कहा जाता है, कोस्ट माने किनारा, कोस्ट माने किनारा, सी कोस्ट। मुंबई समुद्री किनारे पर स्थित है, कोस्टल एरिया है। क्या कहा जाता है ऐसे एरियाओं को? कोस्टल एरिया, COASTAL, कोस्टल एरिया। समुद्री किनारे, हिंटरलैंड, जहां आप समुद्र के किनारे रहते हैं उसे कोस्टल एरिया जगह कहा जाता है, हिंटरलैंड कहा जाता है, ठीक है ना। जहां आप पानी ही पानी हो आपके किनारे पर, जहां आप रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कोस्टल एरिया कहा जाता है। इसलिए मुंबई कहाँ स्थित है? सी कोस्ट में है। कॉस्ट तो प्राइस होता है, कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट थोड़ी आएगा, कॉस्ट तो प्राइस होता है। केस माने मामला होता है, कोई केस हो जाना, और ये कॉस्ट कोई होता ही नहीं, और इसलिए सी कोस्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। फिल इन द ब्लैंक्स है भाई, फिक्स है ये, बिल्कुल कहावत है भाई। जिसे ये याद होगी हमेशा समझ लेना भाई, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते। टाइम एंड टाइड, क्या है? लिख लो, कॉपी पेन में लिखो फटाफट से। टाइम बट नहीं आता इसके साथ, ये दो अलग अलग घटनाएं। टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड। समय,
समय मतलब कभी भी आ सकता है, बुरा अच्छा कोई पता नहीं, इंतजार नहीं करते ये। और टाइड माने भाट ज्वार, जो समुद्र में समुद्री लहरें जो ऊपर उठती हैं समुद्री चंद्रमा के लूनार इफेक्ट के कारण, चंद्रमा के आकर्षण के कारण, वो कभी भी आ सकता है। वो कभी वेट नहीं करते समय का। टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन, ये किसी का इंतजार नहीं करते। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, याद रखना, या नो मैन। नन भी सही है, नो मैन भी ठीक है, कई बार यहाँ पे नन दे दिया जाता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, किसी का इंतजार नहीं करते। एंड कंजंक्शन का प्रयोग होगा, एल्स का कोई सेंस ही नहीं है ना एस का कोई सेंस है। एंड लगा लीजिए फटाफट से, टाइम एंड टाइम। प्लीज कॉपी पेन लेके इसको लिख लेना, फिक्स है बिल्कुल एकदम। 16वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। ही इज इन डेंजर ऑफ लूजिंग जॉब, उसे बहुत ज्यादा डर है अपनी जॉब खोने का, बहुत ज्यादा डर होना। दो वर्ड होते हैं, एमिनेंट इमिनेंट, जल्दी बताओ भाई। इस इमिनेंट का मतलब तो होता है फेमस, फेमस होना इमिनेंट, और इस इमिनेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, अत्यधिक, बहुत ज्यादा या अत्यधिक। इमिनेंट, आई डबल एम आई एनी एंटी इमिनेंट। अब बताओ क्या आएगा, उसे अपनी जॉब को खोने का बहुत ज्यादा डर है। इस इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, फेमस होना, ये तो आ नहीं सकता। ऐसा थोड़ी होगा कि वो अपने प्रसिद्ध खतरे में है, उसे बहुत ज्यादा खतरा है, अत्यधिक खतरा है, इसलिए इमिनेंट इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ही इज एन इमिनेंट डेंजर ऑफ लूजिंग हिज जॉब, आई डबल एम आई एन ई एन टी, आई डबल एम आई एन ई एन टी। आगे पैसेज आ चुका है भाई, पैसेज आ चुका है, जल्दी बताइए पैसेज। स्क्रीन पर आपके सामने है, थोड़ा, हाँ 2 पेज हैं, फटाफट से इसको पढ़ लीजिए। किसके ऊपर है जल्दी बताइए। वंस अपॉन एन अनफॉर्चुनेट टाइम, हाँ अनफॉर्चुनेट टाइम की बात हो रही है, किसी ऐसे समय की बात हो रही है, एक बुरे समय की, कि कोई एक बुरा समय है, ठीक है ना। देयर वॉज अ हेयरी थिंग, हेयरी माने कुछ ऐसी चीजें, समय प्राचीन समय की बात हो रही है, पास्ट के कुछ हेयरी चीजें, हेयरी का मतलब जिनके बाल होते हैं, कॉल्ड मैन, जिनको आदमी कहा जाता था, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेट टाइम में, कैसे समय पे जहां पहले कुछ बाल होते थे ऐसे उन्हें आदमी कहा जाता। अलोंग विद हिम, और उनके साथ क्या होता था, वाज अ हेयरियर थिंग, एक और चीज होती थी, कॉल्ड एनिमल, जानवर होते थे उनके साथ में, उनके भी बाल होते थे। मैन हैड अ लार्जर ब्रेन, इंसानों में थोड़ा दिमाग ज्यादा होता था, विच मेड हिम, इसलिए वो सोच सकते थे, एंड ही वाज सुपीरियर, इसलिए वो जानवरों से बेहतर थे। इसलिए वो जानवरों से बेहतर थे क्योंकि इंसानों के पास जानवरों से दिमाग था और वो सोच सकते थे। कुछ आदमी क्या हुए, सम मैन थॉट, कुछ लोगों को ऐसा लगता था, देवर सुपीरियर टू अदर्स, कि वो दूसरे इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान है। दे बिकेम, और इसलिए वो लीडर बन गए, क्या बन गए, दे बिकेम लीडर मैन। जिन लोगों को ऐसा लगा कि हम थोड़े और ज्यादा अच्छे हैं, इंसानों में भी और अच्छे हैं, पुरुषों से भी, वो लीडरमैन कहलाए। और लीडरमैन क्या करता था, लीडरमैन ने ये कहा, वी हैव नो नीड टू वर्क, अब हम काम नहीं करेंगे क्यों हम लीडर हैं। वी विल किल एनिमल्स, हम जानवरों को मारेंगे टूर खाने के लिए। एंड सो दैट दे डिड, और ऐसा ही उन्होंने किया। आदमी बढ़ते गए, मैन इंक्रीज्ड, एंड एनिमल, और जानवर कम होते गए। आदमी बढ़ते गए, जानवर कम होते गए, और इवेंचुअली क्या हुआ, लीडर मैन ने फिर क्या कहा, देयर आर नॉट एनफ एनिमल्स, अब बहुत ज्यादा जानवर नहीं बचे हैं खाने के लिए, अब बहुत, इसलिए अब जो लीडर आदमी है उसने कहा अब हमें कुछ उगाना चाहिए, मतलब खुद के लिए खाना पैदा करना पड़ेगा। सो मैन ग्रू फूड, और इसलिए आदमी ने अन्न की शुरुआत करी। ये बात बताई जा रही है जब आदमी, इंसान जानवरों से पुरुष बना, पुरुषों से फिर ऐसे करके बना, तब की बताई जा रही है पूरी सभ्यता, इंसान कैसे बना, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, एवरीवेयर, हर जगह, मैन किल्ड, इंसानों ने मार दिया था सभी जंगली जानवरों को। सून देयर वाज नन, और ज्यादा कोई बचा नहीं था, ना कोई पक्षी ना कोई जानवर, वर पॉइजन, अब बहुत कोई लोग थे ही नहीं मारने के लिए। और इसलिए लीडर मैन ने कहा, एट लास्ट फाइनली वी आर फ्री ऑफ पेस्ट, अब हम पेस्ट मतलब कीड़ पतंगों से, उनसे बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा पैसेज और सिंपल पैसेज है। आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ, मेंस की संख्या, आदमियों की संख्या और बढ़ती गई, बिल्कुल सही है। द वर्ल्ड, संसार कैसा बन गया, द वर्ल्ड बिकेम क्राउडेड, बहुत भीड़ हो गई विद मैन, इंसानों से। दे ऑल हैड टू स्लीप, अब उन्हें सोने के लिए भी जगह चाहिए थी। स्टैंडिंग अप, बिल्कुल एकदम सही है, दे ऑल हैड टू स्लीप, सोना पड़ता था स्टैंडिंग अप, खड़े होकर के एक जगह पर ही सो रहे हैं, जगह नहीं है।
वन डे और एक दिन क्या हुआ, लीडरमैन सॉ, लीडरमैन ने देखा सम न्यू क्रिएचर्स, कुछ नए क्रिएचर प्राणी ईटिंग हिज क्रॉप्स, उनकी फसलों को खा रहे हैं। फिर पता चला कि उनकी फसलों को खा रहे हैं। द क्रिएचर्स नेम, और क्रिएचर का नाम वाज क्या था, द स्टारविंग पीपल। और उन नामों का ही क्या था, जो उनके एक दूसरे आदमियों के भोजनों को खाने वाले भुखमरी वाले लोग ही थे। ये लोगों की बात हो रही है, कोई और जानवर नहीं है। दीज क्रिएचर्स, और ये जो प्राणी थे, आर मीनास, मतलब यही अभिशाप है, सेट द लीडर मैन ने कहा, आगे चल के यही बहुत बड़ा विनाशक बनेंगे, यही सबसे बड़े विनाशकारी होंगे। कितना अच्छा पैसेज और सिंपल पैसेज है भाई, कितना अच्छा पैसेज और सिंपल पैसेज है यार। इसको भी आप गलत करते हैं तो भाई बहुत दुख की बात है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, वी हैव नो नीड टू वर्क, अब हमें काम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लीडर मैंने क्यों कहा। आदमियों में भी कुछ और ज्यादा ऐसे इंसान थे जिन पे दिमाग ज्यादा था, उन्होंने कहा कि हम तो लीडर है, अब हम काम नहीं करेंगे। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, जल्दी बताइए। उन्होंने इसलिए कहा कि उनके पास कोई ताकत नहीं थी, ऐसा नहीं है क्योंकि वो धनवान थे, क्योंकि वो लेजी नहीं। उन्होंने ये कहा कि अब हमें काम इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब हम जानवरों को ही मारेंगे, उन्हीं को खाएंगे, इसलिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब हम जानवरों को मारेंगे, उनको खाएंगे, इसलिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये लीडर मैंने जो सोच सकते थे, जिनका दिमाग था, उन्होंने सोचा कि यार अब हम जानवरों को मारेंगे और खाएंगे, अब हम काम नहीं करेंगे। ए इज द राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, द हीरो ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का हीरो कौन है, जल्दी बताओ। जंगली जानवर, आदमी, पेस्ट या लीडर मैन, सोच करके बताइएगा प्लीज, सोच कर बताइए। इस स्टोरी का हीरो, मुझे पता है तुमने आंसर ये लगाया होगा, लेकिन प्लीज, अरे बेवकूफ है, पूरी कहानी आदमी के इर्द गिर्द घूम रही है। इस कहानी का असली हीरो आदमी है। अरे आदमी, लीडर मैन भी तो आदमी है। कुछ अच्छे आदमी जिनके पास दिमाग ज्यादा था, उन्हीं को लीडर मैन था। अरे लीडर जो आजकल बन रहे हैं, हम भी इंसान हैं, हम में से, पुरुषों में से कुछ और बड़े लीडर हैं। तो पूरी कहानी किसके ऊपर है कि इंसान कैसे शुरुआत में था, वो जानवरों के बराबर ही था। वो जानता ही नहीं था कि हम में और जानवरों में क्या अंतर है। फिर उसे पता चला कि हम जानवरों से बेहतर हैं, तो फिर वो जानवरों को ही मारकर खाने लगा। फिर उसे ने कहा कि हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम जानवरों को ही मारेंगे। तो पूरी कहानी का जो स्टोरी का हीरो है, किसके ऊपर कहानी चल रही है, इंसान की उत्पत्ति के ऊपर चल रही है। सी इज द राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन, पैसेज का 19वां क्वेश्चन, आदमी ये सोचते थे कि वह सुपीरियर हैं अदर क्रिएचर से, क्यों। भाई सही बात है, क्योंकि उनके पास दिमाग था, क्योंकि उनके पास और क्रिएचर की तरह क्या था, उनसे बड़ा दिमाग था, बस यही सबसे बड़ी चीज थी। और क्रिएचरों में ब्रेन नहीं था, लेकिन इंसानों के पास ब्रेन था, इसलिए उन्होंने कहा हम और सब क्रिएचरों से बेहतर हैं, हमारे पास कैपेसिटी है थिंक करने की, सोचने की ताकत है हमारे पास। 19 का डी आंसर। 20 का आंसर बताओ भाई। मैन हैड टू स्लीप स्टैंडिंग अप एज, जगह नहीं थी, आदमी बढ़ते गए, और इसलिए उनके पास जगह नहीं थी, तो क्या किया, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, मैन हैड टू स्लीप स्टैंडिंग अप एज। मैन हैड टू स्लीप, आदमियों को सोना पड़ता था, खड़े खड़े सोते थे, मतलब आज का मतलब क्या हुआ, दे फेल्ट लेजी टू स्ट्रेच देमसेल्फ, वो लेजी हो गए थे स्ट्रेच सीधे करने में अपने आप को, नहीं, खड़े खड़े सो जाते थे। इसका मतलब है कि इतनी संख्या बढ़ गई कि आदमी को सोने की जगह ही नहीं रही, उसको जगह ही नहीं मिली, और इसलिए वो जहां भी जगह मिली वहीं सो जाता था, जहां भी जगह मिली। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात हो रही है कि जनसंख्या इतनी बढ़ गई, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट होने के कारण आदमी के पास जगह तक नहीं है कि वो कहीं निवास कर सके प्रॉपरली। देयर वाज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत बड़ा आगे होगा और हुआ, ठीक है ना। सी इज द राइट आंसर। पेपर कैसा लगा, मुझे पेपर सच में बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। और यदि ये पेपर आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जेन्युइनली मुझे मार्क्स बताइएगा, और एक बार जय हिंद लिख दीजिए कि सीरीज कंटिन्यू रहनी चाहिए। कल से फिर आपको 2 पेपर मिलेंगे, टाइमिंग आपको बिल्कुल फिक्स हो जाएगा कल से। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।